हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे? क्या आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट और बुद्धिमत्ता ही सफलता की गारंटी है? अगर हाँ, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंची, चार्ल्स डार्विन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे इतिहास के महानतम लोगों ने अपनी सफलता सिर्फ अपनी प्रतिभा से हासिल नहीं की। उन्होंने एक खास पैटर्न, एक ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जो किसी भी साधारण व्यक्ति को साधारण बना सकती है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब मास्टरी के बारे में बात करेंगे, जो आपको सिखाएगी कि आप अपने क्षेत्र में कैसे मास्टर बन सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको अपनी क्षमता को पहचानने, उसे बेहतर बनाने और फिर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। अगर आप सोचते हैं कि महारत का मतलब सिर्फ किसी हुनर में माहिर बन जाना है, तो आप गलत हैं। असली महारत तब आती है जब आप अपने जुनून और उद्देश्य को इतनी गहराई से समझते हैं कि आप हर चुनौती को पार कर सके, हर बाधा को अवसर में बदल सके और अपनी क्षमता को इस हद तक बढ़ा सके कि लोग आपको पहचाने। हम उन्हें एक लीजेंड के तौर पर देखने लगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी इंसान के लिए महारत हासिल करना संभव है? क्या हम भी उन महापुरुषों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है? रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि महारत कोई रहस्य नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आप इसे समझ लें और इस पर काम करना शुरू कर दें, तो कोई भी ताकत आपको अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो में हम इस किताब की उन अहम जानकारियों को जानेंगे जो आपको बताएंगी कि आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे अपने हुनर को विकसित करके दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप कैसे उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जहां दुनिया आपकी काबिलियत को सलाम करे। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे लियोनार्डो दा विंची ने बचपन से ही अपनी जिज्ञासा को अपनी ताकत में बदला। हम जानेंगे कि कैसे मोजार्ट को बचपन से ही संगीत का शौक था और उन्होंने अपनी रचनात्मकता को अपनी महारत में बदल दिया। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के महानतम वैज्ञानिक और आविष्कारक अपने जीवन में एक खास पैटर्न को अपनाकर असाधारण बन गए और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन गए। खास बात यह है कि यह वीडियो सिर्फ किताब का सारांश नहीं है बल्कि एक बदलाव का अनुभव होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको महारत का वो राज मिलेगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की असली क्षमता को पहचानना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि महारत सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर की और जानते हैं कि कैसे आप भी महारत के इस सफर पर चल सकते हैं। अध्याय 1, अपना जुनून खोजे, अपनी कॉलिंग खोजे। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपके अंदर एक अनोखी काबिलियत छिपी होती है। आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं और आपकी क्षमताएं किसी और से बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है समाज आपको एक खास रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। माता पिता, शिक्षक और दोस्त सभी आपको ये बताने लगते हैं कि सफलता का एक ही रास्ता है। वो कहते हैं कि एक सुरक्षित नौकरी पाओ, ज्यादा मत सोचो, जोखिम मत उठाओ। यह वो संकेत है जो आपको बताता है कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अगर आप अपने बचपन को याद करते हैं तो आपको वो पल जरूर याद आएंगे जब आप किसी खास चीज में पूरी तरह खो जाते थे। कुछ बच्चों को पेंटिंग करना पसंद होता है, कुछ को मशीनों से खेलना पसंद होता है, जबकि कुछ को कहानियां लिखने में मजा आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा इस स्वाभाविक जुनून दब जाता है। हम दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक दबाव में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें वास्तव में क्या पसंद है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर महान व्यक्ति ने अपने बचपन के जुनून का पालन किया और इसे अपना जीवन कार्य बना लिया। आइंस्टीन बचपन से ही गणित और ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासु थे। लियोनार्डो दा विंची को प्रकृति और ड्राइंग में गहरी रुचि थी। यही उनकी सफलता की असली कुंजी थी। अगर आप अपना जुनून खोजने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को समाज के बनाए नियमों से मुक्त करना होगा। अक्सर लोग हमें डराते हैं कि जुनून से कुछ नहीं होता, सिर्फ वही करो जिससे पैसा कमाया जा सके। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि समाज के बनाए नियमों को तोड़ने वाले ही आगे बढ़े। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ सुरक्षित करियर चुना होता तो क्या एप्पल का जन्म होता? यदि थॉमस एडिसन ने प्रयोग करने का जुनून न पाला होता तो क्या आज हम इस प्रकाश में होते? आपको अपने दिल की आवाज पहचाननी होगी। इस बात पर ध्यान दें कि आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। क्या ऐसा कुछ है जिसे करते हुए आपको समय का एहसास ही नहीं होता? अगर हाँ, तो वह आपकी सच्ची पुकार हो सकती है। अगर आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपका असली जुनून क्या है, तो खुद को तलाशना शुरू करें।
अलग अलग चीजों को आजमाएं, नए अनुभव लें। खुद से पूछें, क्या मैं ये काम बिना किसी इनाम के भी कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही राह पर हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि महानता की ओर पहला कदम है अपने जुनून को पहचानना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपना सच्चा जुनून ढूंढ लेते हैं और उसे अपना करियर बना लेते हैं, तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि ऐसा जीवन भी जिएंगे जिससे असली संतुष्टि मिलेगी। अब समय आ गया है कि आप अपने दिल की आवाज सुने। दुनिया क्या कहती है, इसे एक तरफ रखें और अपना सफर शुरू करें, क्योंकि सच्ची महारत वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने सच्चे जुनून का पालन करते। ये प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में मास्टर नहीं बन जाता। हर महान व्यक्ति को एक प्रशिक्षुता के दौर से गुजरना पड़ता है, जहां वह धैर्यपूर्वक सीखता है, गलतियां करता है, उन्हें सुधारता है और धीरे धीरे अपने कौशल में पारंगत होता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सफलता को एक शॉर्टकट के रूप में देखते हैं। वे बिना समय और मेहनत लगाए रातों रात विशेषज्ञ बन जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, बिना प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप गौर करें तो हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आया है जब उसने अपने गुरुओं से बिना किसी परेशानी के सीखा। लियोनार्डो दा विंची ने एक चित्रकार के 7 सालों तक काम किया, एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया, जहां वे ब्रश पकड़ने और रंगों को मिलाने जैसी बुनियादी चीजें सीखने में घंटों बिताते थे। आइंस्टीन ने भी पेटेंट कार्यालय में काम करते हुए अपनी विचार प्रक्रिया विकसित की। वे सीधे महान वैज्ञानिक नहीं बने, बल्कि पहले एक छात्र की तरह सीखा, फिर प्रयोग किए और अंत में मास्टर बन गए। आज की दुनिया में ये प्रशिक्षुता प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे युग में हैं जहां बहुत सारे विकर्षण हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट और शॉर्टकट की इस दुनिया में लोग धैर्य खो चुके हैं। लेकिन अगर आप वाकई किसी भी क्षेत्र में महारथी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक छात्र की तरह सीखने की मानसिकता अपनानी होगी। ये प्रक्रिया कठिन होगी, इसमें आपको अपना अहंकार त्यागना होगा। आपको गलतियां करने और हर असफलता से सीखने के लिए तैयार रहना होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, लेकिन यही वो समय है जब आप वास्तव में विकसित हो रहे होते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सीखने की कला को अपनाना है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक सही मेंटर का चुनाव करें। मेंटर वो होता है जो आपकी कमजोरियों को पहचाने, आपका मार्गदर्शन करे और आपको सही तरीके से सोचना सिखाए। अगर आप सही मेंटर के साथ अप्रेंटिसशिप लेते हैं तो आपकी सीखने की गति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अप्रेंटिसशिप सिर्फ मेंटर के अंडर में काम करने तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिकता भी है। ये वो पड़ाव होता है जब आप अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझने में समय लगाते हैं। आप डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं और हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस प्रक्रिया में आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी। शुरुआत में आपको बुनियादी काम करने पड़ सकते हैं जिनका महत्व आप उस समय नहीं समझेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे कदम आपको भविष्य में उस्ताद बना देंगे। अगर आप इस पड़ाव को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी नींव कमजोर रहेगी और आप कभी भी सच्ची महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई भी महान कलाकार, वैज्ञानिक या व्यवसाय बिना प्रशिक्षुता के महान नहीं बना। यही वो चरण है जहां असली विकास होता है। यही वो समय होता है जब आप अपनी क्षमताओं को निखारते हैं और धीरे धीरे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। इसीलिए धैर्य रखें, सीखने की मानसिकता अपनाएं और प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह आत्मसात करें, क्योंकि सच्ची महारत केवल उन्हीं को हासिल होती है जो इस कठिन लेकिन जरूरी यात्रा को पूरा करने में सक्षम होते हैं। अध्याय 3, आत्मनिर्भर बने और रचनात्मकता विकसित करें। गुरु की शक्ति को अवशोषित करें। क्या आप हमेशा दूसरों की छाया में ही रहेंगे या फिर खुद को मुक्त कर अपने ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जाएंगे? यही वह मोड़ है जब आपको आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से विकसित करना होगा। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने एक समय पर यह निर्णय लिया कि अब वह अपने गुरुओं की छाया से बाहर निकलेगा और कुछ नया करेगा। जब लियोनार्डो दा विंची ने पहली बार अपनी पेंटिंग बनाई तो वह सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने कला को एक नई दिशा दी। जब आइंस्टीन ने अपने गुरु द्वारा सिखाए गए ज्ञान को अपनी कल्पना के साथ जोड़ा तो उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की। यह वह अवस्था है जब आप सिर्फ एक अच्छे छात्र नहीं होते, बल्कि खुद को एक गुरु की जगह पर रखते हैं। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं है। जब आप किसी गुरु के अधीन होते हैं तो आपको हमेशा एक सुरक्षित माहौल मिलता है, लेकिन जैसे ही आप खुद सोचना और निर्णय लेना शुरू करते हैं, सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या लोग मेरी सोच को स्वीकार करेंगे? क्या मैं अपने क्षेत्र में कुछ नया दे पाऊंगा? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में आते हैं,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग सच्ची महारत हासिल करते हैं वे इन सवालों को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने देते। जब आप अप्रेंटिसशिप में होते हैं तो आप नियम सीखते हैं, लेकिन जब आप मास्टर बनने की ओर बढ़ते हैं तो आपको इन नियमों को तोड़ना आना चाहिए। महान लोग वो होते हैं जो पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। वो दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी खुद की पहचान बनाते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि आपने जो सीखा वो बस एक नींव थी। अब आपको इस नींव पर अपनी खुद की इमारत खड़ी करनी है, और ये इमारत तभी खड़ी होगी जब आप खुद प्रयोग करेंगे, गलतियां करेंगे और फिर उनसे सीखेंगे। कई लोग इस मोड़ पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि ये सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपनी खुद की इमारत खड़ी करनी होगी। अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरों द्वारा बनाई गई सीमाओं से खुद को मुक्त करना होगा। आपको अपने विचारों को उड़ान देनी होगी और अपनी छिपी रचनात्मकता को सामने लाना होगा। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक या व्यवसायी ने ऐसा किया है। उन्होंने पहले सीखा, फिर जो सीखा उसे अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा और आखिर में कुछ ऐसा बना दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या आप खुद पर विश्वास कर पाते हैं या नहीं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करो, बहुत से लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि ये सही रास्ता नहीं है, तुम्हें पुराने तौर तरीके ही अपनाने चाहिए। लेकिन अगर तुम किसी और के बनाए रास्तों पर चलते रहोगे तो तुम अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। यही वो वक्त है जब तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि अब तुम दूसरों की परछाई बनकर नहीं बल्कि अपनी खुद की रोशनी से चमकने वाले हो। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम न सिर्फ अपने क्षेत्र में उस्ताद बनोगे बल्कि कुछ ऐसा रचोगे जो दुनिया को आगे ले जाए। इसलिए अपने डर पर काबू पाओ, अपनी रचनात्मकता को खुलकर सामने आने दो और खुद को इस दुनिया में नए तरीके से स्थापित करो, क्योंकि यही सच्ची महारत का अंतिम चरण होता है, जब तुम सिर्फ अन्याय नहीं रह जाते बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिससे दूसरे सीखना चाहते हैं। हर इंसान अपने मन में कई परतें छिपाए रखता है। जो चीजें हम सतह पर देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होती, लेकिन जो लोग अंतर्दृष्टि रखते हैं, जो लोगों के असली स्वभाव को पहचानने की क्षमता रखते हैं, वो हर परिस्थिति में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले आप उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने के तरीके को नोटिस करते हैं, लेकिन इन चीजों के पीछे उसका असली व्यक्तित्व, उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसके इरादे छिपे होते हैं। अगर आप समझ पाएं कि कोई व्यक्ति असल में क्या सोच रहा है तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और अपने फैसले ज्यादा समझदारी से ले पाएंगे। ये कला हमेशा से महान लोगों में रही है। लियोनार्डो दा विंची अपनी पेंटिंग्स में लोगों की आंखों और चेहरों के भावों को कैद कर लेते थे। वो इतना सावधान इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसकी असली भावनाओं को बयां करती है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने दुश्मनों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके हाव भाव और फैसलों से पहचान लेते थे। स्टीव जॉब्स को लोग जीनियस मानते थे, लेकिन उनकी सफलता की एक बड़ी वजह ये थी कि वो अपने कर्मचारियों की काबिलियत को बारीकी से पहचानते थे। वो जानते थे कि किसे किस काम के लिए चुनना है और कौन उनकी कंपनी के लिए सही नहीं है। अगर इस दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो आपको भी इस कला को सीखो। आपको लोगों को उनके वास्तविक रूप में देखना होगा, न कि उनके द्वारा दिखाए गए बाहरी रूप में, लेकिन यह आसान नहीं है। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर लोगों की वास्तविक सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। जब कोई हमसे मीठी मीठी बातें करता है तो हम मान लेते हैं कि वह हमारा भला चाहता है। जब कोई हमसे मुस्कुराकर बात करता है तो हम सोचते हैं कि वह हमारा मित्र है, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? नहीं। इस दुनिया में कई लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को भ्रम में रखते हैं। अगर आप उनके असली इरादों को नहीं समझ पाते हैं तो कई बार आपको चोट लग सकती है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप निरीक्षण करना सीखें। जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं, तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि उसके हाव भाव, उसकी आंखों के भाव और उसके हाव भाव को भी समझें। लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उनकी हाव भाव कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है तो उसके शब्दों और उसके चेहरे के हाव भाव में अंतर होगा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें बेचैन होंगी, उसके शरीर की हरकतें असामान्य होंगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में सच्ची सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। वे यह नहीं मानते कि दुनिया वैसी है जैसी वे चाहते हैं, बल्कि वे उसे वैसी ही देखते हैं जैसी वह वास्तव में है।
वे भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेते, बल्कि वे अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके सही लोगों को चुनते हैं और सही निर्णय लेते हैं। अगर आप भी इस कला में पारंगत हो गए तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। आप हर परिस्थिति को गहराई से समझ पाएंगे और आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय ले पाएंगे। ये केवल एक हुनर नहीं है, बल्कि ये एक शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो आपको किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे ला सकती है। इसलिए लोगों को उनके वास्तविक रूप में देखना सीखें, सभी चीजों से प्रभावित होना बंद करें और अपनी आंतरिक दृष्टि और अंतर्ज्ञान का उपयोग करें। ये सच्ची महारत की निशानी है। अध्याय 5, अपने कौशल में निपुणता प्राप्त करें। आयामी मन को जागृत करें। कल्पना करें कि आप एक संगीतकार हैं। शुरुआत में आपको हर नोट, हर लय को ध्यान से सीखना होगा। आपकी उंगलियां गिटार के तारों को सही ढंग से फिट नहीं करती हैं। आपकी धुन अक्सर गलत हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं ये सब स्वाभाविक हो जाता है। एक समय आता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता है, आपके हाथ स्वचालित रूप से सही तारों को पकड़ लेते हैं। आपका दिमाग पहले से ही जानता है कि अगला नोट क्या होगा। ये महारत की अवस्था है जब आपका दिमाग सिर्फ सीखी हुई चीजों को दोहराने की बजाय उन्हें नए स्तर पर ले जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या व्यवसाय, अगर आपको अपने हुनर में महारत हासिल करनी है तो आपको अपने दिमाग को नए स्तर पर विकसित करना होगा। ये वो अवस्था है जो रॉबर्ट ग्रीन दिशानल के मुताबिक रात नजदीक नहीं आती। इसे हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को अपने काम में पूरी तरह से डुबोना होगा। जब माइकल एंजेलो मूर्तियां बनाते थे तो वो महीनों तक सिर्फ पत्थर को निहारते रहते थे, उसे छूते थे, उसके अंदर छिपी आकृति को महसूस करने की कोशिश करते थे। आइंस्टीन अपने सिद्धांतों पर काम करते थे। जब वो भौतिकी पर काम कर रहे थे तो वो सिर्फ भौतिकी के नियमों को नहीं देखते थे, बल्कि वो अपने दिमाग की आंखों से ब्रह्मांड की संरचना को देखने की कोशिश करते थे। महान संगीतकार अपने सीखे हुए रागों को मिलाकर नई धुन बनाते हैं। वैज्ञानिक अपनी पुरानी खोजों के आधार पर नए सिद्धांत बनाते हैं। बिजनेस लीडर पुरानी रणनीतियों को तोड़कर कुछ नया लेकर आते हैं। यह आयामी सोच है जब आप सिर्फ अन्याय नहीं रहते बल्कि अपने क्षेत्र में इनोवेटर बन जाते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर रुक जाते हैं। वे सीखते हैं, अनुभव हासिल करते हैं, लेकिन उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है कि अब उन्हें काफी कुछ पता है, लेकिन यही वो मानसिकता है जो किसी को भी उस्ताद बनने से रोकती है। जो वाकई उस्ताद बन जाते हैं वे कभी खुद को नहीं बदलते, वे खुद को सीमित नहीं रखते। वे हर दिन अपने हुनर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते। जब आप अपने दिमाग को इस तरह विकसित करते हैं तो आपका काम सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं रह जाता, यह एक कला बन जाता है। एक कुशल चित्रकार सिर्फ ब्रश नहीं चलाता, वह हर स्ट्रोक में एक कहानी कहता है। एक अनुभवी डॉक्टर सिर्फ दवाएं नहीं लिखता, वह अपने मरीज के शरीर की हर प्रतिक्रिया को गहराई से समझता है। एक सफल बिजनेसमैन सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वह बाजार की नब्ज पहचानता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। यही वो मुकाम है जब आप अपने काम के उस्ताद बन जाते हैं। आप नियमों के गुलाम नहीं है, बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, लगातार खुद को चुनौती देनी होगी और हर असफलता से सीखना होगा। आप अपने काम में जितने गहरे जाएंगे, आपका दिमाग उतने ही नए दरवाजे खोलेगा। आपको चीजों को अलग नजरिए से देखने की कला सीखनी होगी। आपको उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके लिए तय की है। यही असली महारत है, जब आप सिर्फ सीखी हुई बातों को दोहराने वाले नहीं रहते बल्कि खुद एक निर्माता बन जाते हैं। छठा अध्याय, महारत हासिल करें। सहज ज्ञान को तर्कसंगत के साथ मिलाएं। एक शतरंज खिलाड़ी की कल्पना करें जो सालों से हर चाल सीख रहा है, हर खेल की रणनीति को गहराई से समझ रहा है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की हर चाल का विश्लेषण करता है, उसके पैटर्न को पढ़ता है और फिर अपनी अगली चाल तय करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह सोचना बंद कर देता है। आप नियम सीखते हैं, पैटर्न समझते हैं, चीजों को एक क्रम में देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब आपके अवचेतन में बसने लगता है। अब आपको हर नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन और शरीर उसे स्वाभाविक रूप से अपनाने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अनुभवी तैराक को पानी में उतरने से पहले हर बार ये नहीं सोचना पड़ता कि उसे अपने हाथ पैर कैसे हिलाने हैं। लेकिन असली महारत तब मिलती है जब आप इस प्रक्रिया से परे जाकर अपनी सहज शक्ति को जोड़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में हम ये कहें कि जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनकी चेतना का विस्तार हुआ और वो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने पहले अपनी सोच को इतना विकसित किया कि वो हर समस्या को तर्क से समझ सके। फिर जब तर्क की सीमाएं खत्म हो गई तो उनका अंतर्ज्ञान जाग उठा। हर महान व्यक्ति की यही यात्रा होती है। पहले वो सीखते हैं, फिर अभ्यास करते हैं और अंत में उनका दिमाग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि अब सोचने की जरूरत नहीं, आंख से देखें और फिर तर्क और गणना से उसे सिद्ध करें। ये तर्क और अंतर्ज्ञान का मिलन है। जब आप किसी भी विषय को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाए,
तो आप अपने ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा यह है कि ज्यादातर लोग इस स्तर पर पहुँचने से पहले ही रुक जाते हैं। कुछ लोग केवल तर्क के दायरे में ही रह जाते हैं। वे हर चीज का गहराई से विश्लेषण करते हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना किसी ठोस आधार के केवल अंतर्ज्ञान पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन जो लोग असली उस्ताद बन जाते हैं, वे इन दोनों चीजों के बीच संतुलन बनाना सीख जाते हैं। वे अपने ज्ञान को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि उनका हर विचार, हर फैसला अपने आप सही दिशा में जाने लगता है। आप भी इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को सीमित सोच से मुक्त करना होगा। आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र की गहराई में जाना होगा और हर नियम को आत्मसात करना होगा। लेकिन जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको नियमों से परे जाकर अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करना होगा। आपको उन संकेतों को पहचानना सीखना होगा जो सतह के नीचे छिपे होते हैं। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी क्षमताएं असाधारण हो जाती हैं। आप किसी भी स्थिति में तुरंत सही फैसला ले सकते हैं। आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा से समझ सकते हैं। आप किसी भी समस्या को सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से हल कर सकते हैं। जब आप तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाते हैं और ऐसा दिमाग विकसित करते हैं जो किसी भी चुनौती को आसानी से हल कर सकता है, तो यही असली महारत है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। पहले इसे सीखें, फिर इसे अपने अवचेतन में बसाएं और फिर अपनी अंतर्ज्ञान को जगाएं। जब मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। इस पुस्तक को अभी पढ़ें और पैसे के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को सीखें और अबंडेंस को आकर्षित करें। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर जीवन ही जीते रहते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या न माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से जल्दी फायदा लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई विषय पर एक ताज़ा नजरिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब फोकस करती है ऐसी चीज पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करे जाए या एक पोर्टफोलियो बनाए जाए आदि। हाउसल लोगों और पैसा के बीच की रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबाते हैं। आपको ब्याज दर जानने की जरूरत नहीं है। आपको लालच को, सुरक्षा असुरक्षा को और सकारात्मकता ऑप्टिमिज्म को पाने की जरूरत है। अब मैं आपको इस किताब के सारे चैप्टर के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। पाठ एक कोई पागल नहीं है। हर एक की एक अलग सोच होती है कि किस तरह ये दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालात, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना 0.000000001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाएं। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं। ये नंबर हाई इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पार्ट 2, भाग्य और जोखिम। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल डगल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वही करियर में सक्सेस मिलती। गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता।
लेकसाइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवंस। केंट एवंस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो वास्तविकता है जो हर एक की जिंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती है। ये दोनों चीजें होती हैं क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खास प्रभाव पड़ सकता है। पार्ट 3 कभी पर्याप्त नहीं। ये एक कहानी है लेखक कर्ट वोनेगट और जोसेफ हेले की, जो एक अरबपति की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने लोकप्रिय उपन्यास नॉवेल से आज तक नहीं कमा पाया है। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वो है काफी जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरे से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको इसे सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। काफी होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना न पड़े। कई चीजें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही नहीं बने। पार्ट 4 उलझा कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक साधारण सा तथ्य है, वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं है, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबा समय तक बनाया रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और लंबे समय तक में दोहरा सके। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीजें हैं और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने, आशावादी होने और अपने आप को वहां रखने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है और यह भय होता है कि आपने जो बनाया है वह आपसे उतनी ही तेजी से छीना जा सकता है। पार्ट 5 अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीतियां, स्ट्रेटजीज चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरी होती है ठीक इसके उल्टे की। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोरेट्ज, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। 1 फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं। इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सके और गेम में लंबे समय तक बने रह सके ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। 2 प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितना आपको अपने प्लान को सफल बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत होगी, उतना कमजोर आपका प्लान होगा। 3 आने वाले कल को लेकर आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पर सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। पार्ट 6 टेल्स, आप जीत गए। ये एक आर्ट कलेक्टर हाइंस बर्गरुइन की कहानी है। उन्होंने पिकासोस, ब्राक्स, क्लेस और मैटिसेस के एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा की। लोग उसके कला में निवेश करने की कला से भौचक्के के रह जाते हैं। सच्चाई ये थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में कला खरीद लिए थे। उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। बर्गरुइन कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिरी में वो सही निकलता था। कोई भी चीज जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है
तो वो 80% फेलियर का अंदाजा लगा रहे होते हैं, कुछ % अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती है, कुछ ही ठीक ठाक कर पाती है और कुछ होती है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, टूटेगी, फेल भी होगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। पार्ट 7, वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउजल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच है। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं, वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो रिच है। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, न कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको जरूरत है। पार्ट 8, पैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं, दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं, तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं इसके बारे में चिंता न करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। पार्ट 9, उचित ग्रेटर दैन तर्कसंगत और त्रुटि की गुंजाइश। उसका कोई मतलब ही नहीं रहे। डूबा हुआ लागत संक कॉस्ट, बीते हुए कल के बुरे फैसले को आगे बढ़ाते जाना जिसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी जिंदगी के बड़े फैसले लेता है। जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए, अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया वो डूबा हुआ लागत संक कॉस्ट है। जरूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं, है जिसे अक्सर नकारात्मक विचारक द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। रातों रात बहुत सारी संधियां ट्रीटीज होती हैं, लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रक्शन होते हैं फेलियर के सिंगल पॉइंट, जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लूज होना वो भी एक झटके में हो जाता है। पार्ट 12, कबूलनामा कन्फेशन। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउजल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है, स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। सफलता में भाग्य की भूमिका को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। किताब की एक ताकत यह है कि यह अच्छी आदतें विकसित करने के महत्व और निवेश के लिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच पर जोर देती है। हाउजल का तर्क है कि जो लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में सफल होते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास उच्च IQ या अंदरूनी जानकारी, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तक पहुंच हो। इसके बजाय वे साउंड प्रिंसिपल्स और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ के आधार पर निवेश करने के लिए एक अनुशासित और धैर्यवान दृष्टिकोण रखते हैं। कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग के मनोविज्ञान और बेहतर फाइनेंशियल निर्णय लेने के तरीके के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन, रिसोर्स है।